दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत गंभीर विषय पे बात करने की आपसे आवश्यकता है और आपको बताने की भी ज़रूरत कुछ है कि हमारा व्यवसाय के अंदर बहुत बड़ा रोल एक्सपायरी का होता है। जैसा हम सब जानते हैं, एक्सपायरी मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत ही निहायत ज़रूरी काम है जो हमारे ऑफिस के अंदर हमारे दवा व्यवसायी व्यापारियों के साथ एक बड़ी परेशानी का सबब होता है। चाहे वो हमारे केमिस्ट भाई पे हो, चाहे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई के पास हो, चाहे हमारे मैन्युफैक्चरर पे हो। इनफैक्ट ये जो समस्या है ये अपने आप में विकराल रूप है। खासतौर से इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का जो लॉस है, रिटेलर की जो समस्या है, वो कुछ इस कदर की है। एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, आप इसको बहुत अच्छे से गणना करके आप इसको समझने की कोशिश करें कि एक प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया। मानिए कि उस प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपये थी। कंपनी ने 100 रुपये की कीमत का प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर भाई को 20% और 10% के नॉर्म्स के तहत उसने कम करके लगभग 70 रुपये के आसपास का, 68 रुपये के आसपास का, जो भी उसकी कीमत बनती है, लगभग 28% के आसपास का जिस तरीके से बनता है, उस तरीके से उसको दे दिया। ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर भाई के शेल्फ में आ गया। 100 पत्ते उसने मंगाए। 100 पत्ते जो मंगाए, उस 100 पत्तों के अंदर 40 पत्ते, 30 पत्ते या 20 पत्ते उसने बेच लिए। अब ये 30, 20, 40 पत्ते, इसको यहीं से समझने की शुरुआत होती है कि 30, 40, 50 पत्ते जो उसने बेचे, ये केमिस्ट भाई पे पहुंचे। अब केमिस्ट भाई ने उसको बेचना शुरू किया। अगर पर्चा आया तो, अगर पर्चा नहीं आया तो अपने आप तो बेच नहीं सकता। पर्चा आया, उसने बेचना शुरू किया। उसने 3 पत्ते मंगाए, 2 पत्ते मंगाए, 1 पत्ता मंगाया, जिस भी तरीके से मंगाया उसने उसको बेचना शुरू किया। और बिकता हुआ वो पत्ता, एक पत्ता उसकी शेल्फ में रह गया, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे भी रह गया। तो एक पत्ते का हम यूं मान के चल रहे हैं कि उस कंपनी के प्रोडक्ट रूटीन के अंदर अभी नहीं आए। और डिस्ट्रीब्यूटर भाई के यहाँ 50 पत्ते रुक गए। वो 50 पत्ते पहले महीने जो उसका 10% का मार्जिन था, वो अगले महीने भाई साहब वो मार्जिन, अगर आप अपनी कैपिटल या अपने इंटरेस्ट या बैंक इंटरेस्ट को भी अगर कैलकुलेट करें तो वो मार्जिन 9.25% का रहेंगे आपके पास। 12 आने का टाइम में मैं मार्जिन मानता हूँ। 12 आने का ही मैं यूँ समझें कि लगभग 90 पैसे का ब्याज अगर बैंक का लगाएं, या एक आज की डेट में 1% का भी ब्याज खर्चे समेत लगाएं, तो 1% का ब्याज जो 10% का मार्जिन था, अगले महीने 9% रह गया। अब वो 9% का मार्जिन इसी तरीके से अगर 6 महीने वो रुक गया तो वो 10% का मार्जिन, 6% का ब्याज चला गया। उसने उसकी पेमेंट कर दी है और 4% उसके पास मार्जिन शेष बचा है, जो कि जब भी वो बेच रहा है वो 5% पे या 3% पे, जो भी उसकी टर्म्स तय होंगी उस टर्म्स पे वो बेचेगा। अब आप इसको ये समझें यहाँ पे कि जैसे जैसे 12% हो गया, 10 महीने बाद उसका 10% का जो मार्जिन था, वो उस 100 रुपये की पर्टिकुलर आइटम के ऊपर उसने 10 रुपया बैंक को दे दिया। अब जो 10 रुपये बैंक को दे दिया, ये 10 रुपये जो बैंक को दिया गया, अब उसका मार्जिन आज 0 हो गया है। उसकी रिटर्न आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्या हो गया। अब आते हैं हम इसके 3 साल या 2 साल या 2.5 साल की एक्सपायरी। अब ये एक प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया। ये प्रोडक्ट जब एक्सपायर हुआ तो इसकी एक्सपायरी जिस तरीके से आई, उस पर उसकी कॉस्ट अप्रॉक्स 2.5% के आसपास उसको बनाने में, कंपनी को भेजने में, केमिस्ट से उठाने में, केमिस्ट को क्रेडिट नोट देने में लगभग 2.5% की कॉस्ट आती है। अगर आउटसोर्सिंग को भी देखें तो लगभग 2% खर्चा उस चीज़ का और आधा परसेंट और, यानी एक प्रोडक्ट लगभग 30 महीने तक डिस्ट्रीब्यूटर की शेल्फ में पड़ा रहा और डिस्ट्रीब्यूटर की शेल्फ के बाद वो वापस गया।
अब उस 10 रुपए का उसको जब पैसा वापस मिल रहा है तो जिस रेट पे उसने खरीदा था 7 रुपए 20 पैसे पे, उसको पैसा उतना, जो भी पैसा था उसका उतना पैसा उसको वापस मिलेगा, अगर कंपनी ने उसको ईमानदारी से वापस किया तो उसको पैसा वापस मिल गया जी। आप इस पे केवल इसी 10 रुपए पे अंदाज लगाएं, 100 रुपए पे 36 महीने का ब्याज उस 100 रुपए के ऊपर उसने 3-2.5 साल दिया, 2.5% की कॉस्ट उसने बियर करी, यानी 100 रुपए का इंटरेस्ट बैंक का इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही अगर हम माने तो अप्रॉक्स 36% उसने दिया, 2.5% की कॉस्ट, 38.5%, 10% मार्जिन मिलना था जो कि मिला ही नहीं। जब माल बिकता तभी तो मार्जिन मिलता। ये अपने आप में एक बड़ा दर्द है। इस दर्द को समझने के लिए, जानने के लिए, अगर इसको हम कंपनी की तरफ देखते हैं तो कंपनी ने जब 100 रुपए का वही प्रोडक्ट बनाया था तो जो भी उनकी कॉस्टिंग रही होगी, अंदाजन आप सब जानते हैं कि उसकी कॉस्टिंग क्या रही होगी। अब उस कॉस्टिंग के साथ 3 साल बाद जब वो प्रोडक्ट एक्सपायर हुआ तो कंपनी को तो 100 रुपए मिल चुके हैं ना। अब कंपनी को जो 100 रुपए मिल चुके हैं, उस 100 रुपए की ROI, आई एम नॉट टॉकिंग इन दिस मैनर कि वो 100 रुपए की जो ROI है उसकी जो भी रही हो, नाना करके भी आप 20% मान सकते हैं। 20% इंटू 36 महीना, हम कैलकुलेशन सिर्फ 100 रुपए की ही लेके चले MRP की। 20% इंटू 36 महीना, सबके पास कैलकुलेटर है, सबके पास व्यापारियों का दिमाग है। इसको अंदाज लगाएं केवल कि कंपनी का कोई लॉस यहाँ पे किस किस्म का हुआ, किसी को अंदाज ही नहीं है कि कंपनी को कोई लॉस भी हुआ हो। भले ही वो प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया और खाली उनकी कॉस्ट ही खराब हुई, लेकिन उनको उसका पैसा मिल चुका था और उस पैसे मिलने के बाद उस कंपनी ने पैसे को यूटिलाइज किया, जिसको कि डिस्ट्रीब्यूटर यूटिलाइज नहीं कर सका। अब रिटेलर की दुकान पे पहले तो सबसे अहम मुश्किल जो है रिटेलर को आती है। रिटेलर हमारे सारे भाई आप अच्छे से जानते हैं कि वो कंप्यूटराइज नहीं है, सारे कंप्यूटराइज नहीं है, बहुत लोग कंप्यूटराइज भी हैं, लेकिन कंप्यूटर की आवश्यकता सबको होने के बावजूद भी उसने माल ले लिया, उसने पत्ते के ऊपर लिख दिया किससे आया, लिखा नहीं लिखा उसको पता ही नहीं है, क्योंकि एक कंपनी का माल वो 10 लोगों से लेता है या 6 लोगों से लेता है, जिससे भी 6 लोगों से 8 10 लोगों से लेता है। उस 8-10 लोगों के अंदर उसको जो भी याद आया उसने डिस्ट्रीब्यूटर को, अगर याद आया तो डिस्ट्रीब्यूटर को उठाया दिया, वो प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया। एग्जाम्पल मई की बात कर रहे हैं, मई में एक्सपायर हो गया और उसको याद आया जून में, जुलाई में, वाटर, पहली बात तो उसको याद नहीं आना, और अगर याद आना है तो उसने अपने लड़के को एक को लगाना है कि भैया एक्सपायरी इस महीने छांट ले। उसने एक्सपायरी छांटनी शुरू करी, लड़के का भी दिल किया तो उसने 2 महीने 3 महीने 4 महीने में एक्सपायरी छांटी, छांट के अगर छांट सका तो डिस्ट्रीब्यूटर को दी। डिस्ट्रीब्यूटर उस कंपनी का अगर था तो उसको मिल गई, और नहीं था तो उसने वापस कर दी। अब केमिस्ट का जो नुकसान था वो अपने आप में, उसने भी सेम उसी तरीके से उसके पैसे की भी इन्वॉल्वमेंट रही, साथ ही साथ जैसे डिस्ट्रीब्यूटर की इन्वॉल्वमेंट रही। मैं जो पहले गणना की थी उसका ये था कि 50 पत्ते अगर डिस्ट्रीब्यूटर के पास रह गए, 5 पत्ते में से 3 पत्ते अगर केमिस्ट भाई के पास रह गए, 2 पत्ते उसके बिके, 50 पत्ते उसके बिके, तो 2 पत्ते का इसका लॉस जो 3 साल तक इसने रखना था, जिस पे इसने कमाना था, इसका भी सेम वही इंटरेस्ट, इसका भी सेम वही नुकसान, इसकी भी सेम वही समस्या। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ गया, फिर उसकी भी कॉस्ट, फिर उसकी भी चीज़, इसमें नुकसान में कौन है? सोचें, एक बार ध्यान अवश्य दें। इसका निदान बहुत सुंदर है। देखें, अगर केमिस्ट भाई के पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट का प्रॉपर सिस्टम हो, उसने जो सॉफ्टवेयर लगा रखा हो, आज मैं अगर बात करूं मार्क की या किसी और भी सॉफ्टवेयर की, तो सब ने उसको बहुत अच्छे से मैनेज करा रखा है। पहले इंडिकेशन अगर मार्क ने दी, आपको बताया, आपको अगर एक्सपायरी की, ये आपका प्रोडक्ट एक्सपायर होने जा रहा है भाई, या 2 साल हो चुके हैं ये प्रोडक्ट बिका नहीं भाई, ये नॉन सेल मूवमेंट में पड़ा है भाई, ये इसको वापस निकालो, इसकी सेल नहीं जा रही,
तो हमारे केमिस्ट भाई को जो अगर वो महीने में मात्र एक दिन उसको प्रॉपर तरीके से सिस्टम को अगर वो मेंटेन करता है तो उसको हाथ के हाथ पता चलता है कि वो एक्सपायर प्रोडक्ट उसकी शेल्फ के अंदर कौन सा होने जा रहा है, कौन सा हो गया है, कौन सा हमें मंगाना है, जिसका कि ऑर्डर लिखाने के लिए भी एक मशक्क़त भरा काम है। ये चैप्टर दूसरा है ऑर्डर लिखाने वाला, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी मशक्क़त का काम है। हर दुकान केमिस्ट भाई के ऊपर आज की डेट में भी अगर हम मान के चलें तो डाटा के अकॉर्डिंग या किसी भी हम सॉफ्टवेयर एनालिस्ट वाले से बात करें जो सॉफ्टवेयर वाले बोलते हैं तो उनके अकॉर्डिंग भी अगर हम इंटीरियर्स में देखें या इनफैक्ट शहरों में भी देखें तो केवल आज भी लगभग 30% अप्रॉक्स, इससे ज़्यादा शायद नहीं, 30% केमिस्ट ही कंप्यूटराइज्ड हैं। 70% की गणना, 70% लोग आज भी कंप्यूटराइज्ड केमिस्ट की दुकानों पे नहीं है। अगर वो नहीं है तो उनके लिए कितना मुश्किल काम है, कितना पेनफुल है उनको ये ढूंढ पाना कि मेरा प्रोडक्ट ये एक्सपायर हो रहा है, मेरा प्रोडक्ट ये एक्सपायर होने वाला है, और ये एक्सपायर हो गया तो मैंने किससे ख़रीदा था और किसको मैंने वापस देना है, और जब मैंने वापस देना है तो वो बिल पे लिखने का काम, एक काम अलग से सिस्टम है, वो बिल पे लिखना, जो कि आज की डेट में जब पेमेंट साथ साथ होनी है, जब पेमेंट उसने साथ साथ करनी है तो उसके पास डिस्ट्रीब्यूटर भी कल को आता है नहीं आता है, केमिस्ट के पास उसको पता चलता है नहीं चलता, क्या होता है, ये भविष्य बताएगा, ये भविष्य की रणनीति बताएगी, क्योंकि बिजनेस मॉड्यूल जिस तरीके से चेंज हो रहा है उसमें काफ़ी चीज़ें इस पे एक संकट काल में जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं उसमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे बहुत ज़ोर से, बहुत ध्यान से, बहुत आवश्यकता अनुसार इन चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। केमिस्ट भाई साथ दें, केमिस्ट भाई ध्यान दें, सॉफ्टवेयर अवश्य लगवाएं जिससे कि उनको अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए, अपनी एक्सपायरी मैनेजमेंट करने के लिए, अपनी ऑर्डर मैनेजमेंट करने के लिए रात को भी फुर्सत लग रही है तो उसको उसने, आज बड़ी ऐप हैं, बड़े लोगों ने ऐप बना दी हैं, काफ़ी लोग इसको ऐप को यूज़ भी करते हैं, उसने ऐप में डाला और उसने सुबह दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने अपलोड किया, क्योंकि अब डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने लड़कों को किस तरीके से मैनेज करा पा रहे हैं, घर से बुकिंग करा रहे हैं या टेलीफोन पर बुकिंग करा रहे हैं, लड़कों दुकानों पर लड़के नहीं भेज पाएंगे, बहुत सी इसी के साथ ये अलग अलग विषय हैं। लेकिन आज मैं जो चर्चा एक्सपायरी के विषय में कर रहा हूँ ये एक बहुत गंभीर विषय है। इसमें निदान पाने का मात्र एक रास्ता है कि हम निश्चित रूप से अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कराएं, अपने को सिस्टम पे, कंप्यूटर पे ले आएं, और जिस भी सॉफ्टवेयर का, जैसे हमारे पास आज की डेट में हम बात करें तो मार्केट अक्रॉस द कंट्री लाखों यूज़र्स हैं और सबकी रिपोर्ट जिस तरीके की हैं उसमें इन्होंने एक्सपायरी के बारे में बहुत अच्छे से बोला हुआ है और एक्सपायरी के बारे में बहुत अच्छे से दे रखा है, सेल, परचेज, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, शॉर्ट एक्सपायरी, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग। आपके पास एक कस्टमर आ रहा है, हमारा बहुत गहन विषय है कई, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपके पास एक पेशेंट लगातार, कोई क्रोनिक पेशेंट है और लगातार वो आपके पास आता है, मैं डायबिटीज़ के पेशेंट की बात करूं या आपके किसी और पेशेंट की बात करूं, तो उसका डाटा मेंटेन कराना या बहुत सी चीज़ें, ये भी एक अलग विषय है। तो साथियों, एक्सपायरी के विषय पे बहुत अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि एक्सपायरी आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हम सब के लिए ही, केमिस्ट से लेके मैन्युफैक्चरर तक एक बड़ा लॉस है। लेकिन मोटा मोटी यदि देखा जाए तो इसमें रिटेलर और मैन्युफैक्चरर काफ़ी लेवल तक बाहर हैं, बिकॉज ऑफ दे आर गेटिंग देयर एंटायर अमाउंट। बट डिस्ट्रीब्यूटर के केस के अंदर अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर का जो इंटरेस्ट गया, डिस्ट्रीब्यूटर का जो सर्विसेज चार्जेस गए, डिस्ट्रीब्यूटर की जो बाकी चीज़ें रही, कंपनी को पैसा मिल चुका है, जैसा कि मैंने अपनी कैलकुलेशन में बताया, वो सबको मालूम है कि कंपनी को पैसा मिल चुका है। कंपनी ने उस पैसे को बाद में वापस किया जरूर, लेकिन मैं आज किसी को 100 रुपया दे देता हूँ 3 साल के लिए और 3 साल बाद वो आदमी मुझे 100 रुपया ही मेरा वापस करता है, तो क्या आप व्यापारी हैं, समझ सकते हैं। 100 रुपये का मैंने दिया था और 100 रुपये मुझे 3 साल बाद वापस मिला, तो 100 रुपये की 3 साल तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 100 रुपये का इंटरेस्ट जो मैंने पे किया और जो मुझे नहीं मिला, उस पर मेरे सर्विस चार्जेस, उस पर मेरी बाकी सब चीज़ें। ध्यान दें, गंभीर विषय है, सोचने की आवश्यकता है और इस पे मनन करने की ज़रूरत है।
धन्यवाद दोस्तों। मैं ऐसे ही विषय पे आप लोगों के सुझाव भी चाहता रहूँगा और निश्चित रूप से प्रयास करूँगा कि यदि कुछ आपको संज्ञान में कोई ऐसी चीज़ आए तो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। सुरेंद्र शुक्ल, दिल्ली से। धन्यवाद।